आदाब दुरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क की माशी तरक्की में नौजवान तबका एक अहम किरदार निभाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुस्तानी मईशत में चार चांद लगाने वाला ये तबका काम और मुलाजिमत की उम्मीद छोड़ चुका है। जी हां, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नौकरी की तलाश में ही नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर सही नौकरी नहीं मिलने से मायूस हैं, लिहाजा वो नौकरी को तलाश नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2022 के बीच लेबर पार्टिसिपेशन रेट 46% से गिरकर 40% हो गया है। वहीं इसी अरसे में 2.1 करोड़ मजदूरों ने काम छोड़ा है, जबकि 9% हुनरमंद आबादी को ही रोजगार मिला है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि खवातीन के लिए ये आंकड़े और भी खराब हैं, जो कि हैरानकुन बात है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यू इंडिया का नया नारा हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। उधर रिपोर्ट पर वजारत मेहनत और रोजगार ने एतराज जाहिर किया है और इस रिपोर्ट को हकायक से परे बताया है। आज इस मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। टी.आर. श्रीनिवास साहब है, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंशुल अविजीत साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। टी.आर. श्रीनिवास साहब, वजारत मेहनत और रोजगार ने जो CMIE की रिपोर्ट है उस पर एतराज जताया और कहा है कि ये हकायक से परे हैं, तो फिर आप ही डेटा दे दें। आप क्या कह रहे हैं? आप अपना डेटा प्रस्तुत नहीं करते हैं, लिहाजा जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो सर्वे करती हैं और उसको भी नहीं मानते हैं। 45 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो अब हिंदुस्तान में नौकरी के तलाश में ही नहीं हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि अब ये तमाम नौजवान नौकरी और अच्छी नौकरी, सही नौकरी नहीं मिलने की वजह से मायूस हैं। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये डिबेट में बुलाया, और मेरे फेलो पैनलिस्ट जो अभिजीत साहब, डॉक्टर अभिजीत जी जो कांग्रेस से है, उनको भी मेरा नमस्कार। ग्लैड टू उनके साथ आज डिबेट में। आपने जो डेटा और आंकड़े तो दिए हैं, उसमें मैं आरबीआई का भी आज डेटा देख रहा था, मैं उसमें 19-20 का फर्क आता, क्योंकि उसमें आरबीआई का भी डेटा जो वेबसाइट में आता है वो भी CMI को भी कोट करता है। मैंने खुद देखा है अपने आंखों से जी। और जो ये जो डेटा बाहर आया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की है और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर, ये बहुत सारे पहलू हैं। उसमें बहुत सारे, अगर डीप में जाए तो आपको पता लगेगा कि इतना डिफरेंस क्यों आया है। हम पहले ये देख लें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो हमको जो कोविड में मार लगी है 2020 से लेकर अब तक, जो अभी इकोनॉमी में जो वी शेप रिकवरी आया है और IMF का भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जो IMF ने बोला इंडिया के लिए जी। उसके बावजूद जो अगर वो 2-2.5 साल का हम वो जो हमको शॉक लगा है, उसमें हकीकत है कि रूरल वर्सेस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत फर्क आया है। लोगों ने जॉब छोड़ा है, लोग जहां काम करते थे वो अपने नेटिव प्लेस गए हैं, और नेटिव प्लेस में जाके वो जो एग्जैक्टली जो उनके स्किल्स हैं, वो स्किल ये भी है, स्किल मैचिंग के हिसाब से जो जॉब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना श्रीनिवास साहब, ये भी उस तमाम चीजों का हिस्सा है। लेकिन 2017 से 2022 के बीच की बात कही गई है, उस पर भी नजर डालिएगा जरा। मैं किसी चीज को झुटला नहीं रहा, मैं एक ऐसे चीज पे तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो फैक्टर्स हैं उसमें और हमारा पैंडेमिक के वजह से और उसके वजह से कंट्रीब्यूट हुआ है, और वो लॉजिकली अगर देखा जाए तो हकीकत ये है, माइग्रेशन हुआ है, मास माइग्रेशन हुआ है। तो CMIE की इस रिपोर्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं? वजारत मेहनत और लेबर ने तो कह दिया है कि हकायक से परे नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये हकीकत नहीं है, जमीन पर ऐसा नहीं है। तो मैं वही आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या सही है?
आप वो डेटा देखिए, दें। लोगों आपके ने पास क्या कितना डेटा स्टेटमेंट है? दिया है, वो उन्होंने मेरी बात सुनिए, लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया है, किस कंटेक्स्ट में दिया है, मैं वो उसको थोड़ा साइड में रखता हूं। मैंने खुद जो आरबीआई के रिपोर्ट्स और ग्राफ्स देखे हैं, उनके वेबसाइट पे जाके कई जगह पे उन्होंने सीएमआई को कोट किया, आरबीआई ने कोट किया है। ये हकीकत है। तो सीएमआई का जो ये रिपोर्ट है, ये आंकड़े हैं, वो हकीकत है? मतलब भारतीय जनता पार्टी इसे हकीकत मान रही है ना? मैं इतना जानना चाहती हूँ। देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है, जो डेटा शीट आया है और वेबसाइट में जो मौजूद है, उसमें भी सीएमआई को कोट किया गया है। मैं वो बोल रहा हूँ, इसलिए आप नहीं झुटला सकते। हाँ, सो ये सोचिए, हाँ, ये कोट किया गया है, वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो है वेबसाइट पे। अब दूसरी बात ये है, आंकड़े जो हैं वो मैं एग्री करता हूं कि ये 3-4 साल में थोड़े इश्यूज आए हैं जॉब के, मगर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका सीएमआई को ही मैं कोट करता हूं, 7.6 में गिरा है मार्च में। और जो करस्पॉन्डिंगली जो इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ है, जीएसटी कलेक्शन हुआ है, और जीएसटी कलेक्शन अगर आप फिर डेटा देखें, 1.5 ट्रिलियन रुपीस का रिकॉर्ड कलेक्शन। सवाल ये उठता है कि जब आप, बहुत अच्छी बात है कि आपने आरबीआई के उन डेटा शीट में जो जिक्र किया गया था कि कहां पर इस वक्त मुलाजिमत की जरूरत है और कितनी मुलाजिमत अब तक लोगों को मिली है और कितनी मुलाजिमत नहीं मिली है, लोग क्या इस हवाले से उनका स्टैंड है, इस पर आपने अपनी राय रखी है। आरबीआई के सीएमआई के जरिए कोट किए गए डेटा को कहा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं बताते हुए चलूं, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने इंट्रो में ही कहा था कि वजारत मेहनत और रोजगार ने सीधे तौर पर सीएमआई के आंकड़ों को कहा है कि हकीकत से ये हकायक से परे हैं, यानी हकीकत ऐसा नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि जब हकायक से परे हैं ये आंकड़े, तो फिर सही क्या है? सही जो आंकड़े हों उसे भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार पेश करना चाहिए। अब आते हैं अंशुल अभिजीत के पास। अंशुल साहब, आप ये बताएं कि सीएमआई के आंकड़ों पर दो स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है। अभी टी.आर. श्रीनिवास साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि आरबीआई के उन डेटास को देख कर आए हैं जिसमें सीएमआई के आंकड़ों को कोट किया गया है, लिहाजा वो सही है। एक तरफ वजारत मेहनत और रोजगार कहती है कि हकायक से परे हैं, और दूसरी तरफ टी.आर. श्रीनिवास का ये स्टैंड, और तीसरी तरफ कांग्रेस का स्टैंड। क्या कहेंगे? सना जी, बहुत आदाब, नाजरीन को भी आदाब, और मेरे माननीय भाजपा के तर्जुमान उनको भी मेरा बहुत बहुत आदाब। देखिए, सीएमआई की जो डेटा आता है, सरकार उसको कई नजर से देखती है। एक तो हमेशा वो शक के नजर से देखती है, और जितने भी इस सरकार के सलाहकार हैं वो कहते हैं कि हम इसकी मेथोडोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमेशा ऐसे इनके आंकड़े आते हैं जो सरकार को एक बुरी नजर में दिखाते हैं कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रहा है, महंगाई दर बहुत बढ़ रहा है। तो हमेशा कहते हैं कि मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, कभी कभी उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे श्रीनिवास जी ने अभी कहा कि आरबीआई ने भी कोट किया, तो उसको मानना ही पड़ेगा, यह हकीकत है, ऐसा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह महामारी की वजह से नहीं हो रहा। ये अगर आप देखें, सरकार का डेटा खुद देखें, उनके आंकड़े अगर आप देखें, तो आपको यह पता चलेगा कि जो बेरोजगारी दर है वो 6% से ज्यादा महामारी से पहले हो चुका था। तो महामारी से पहले हम 45 साल में बेरोजगारी दर बहुत अपने ऊंचाई आसमान छू रहा था, उससे पहले ही। तो हमारी जो माशी स्थिति थी वो महामारी से पहले ही बहुत खराब, तबाह हो चुकी थी जी। मतलब इसीलिए क्योंकि उत्पादन हो नहीं रहा था। देखिए, बुनियादी देखिए सवालों पे आते हैं, रोजगार कैसे बढ़ सकता है? रोजगार जब बढ़ता है जब नौकरियां मिलती हैं। नौकरी कौन देता है? फैक्ट्रियां देती हैं। फैक्ट्रियां कब देंगी नौकरी? जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन तब बढ़ेगा जब मांग होगी, लोग जो कुछ खरीदेंगे, जो वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे, तब मांग बढ़ेगा। यहां पर मांग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मांग बढ़ ही नहीं रही। और इसलिए हम बार बार कांग्रेस कहती थी कि महामारी के वक्त में कि लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा रखिए, फिस्कल स्टिमुलस जिसको कहते हैं वो करिए, मांग बढ़ाइए, फिर उत्पादन बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा। तो सरकार तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है और बार बार मैं यही कहता हूं, सरकार तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझती ही नहीं। मतलब यहां पर इतना अनाड़ीपन है, इतना कच्चापन है, इतना नौसिखियापन है कि उनको समझ ही नहीं आता। इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के बाद यहां पर व्यापक
एक तरह से गंभीर रूप से बेरोजगारी फैली हुई थी। और आपके ये जो आंकड़े आए हैं वो तो आपके सामने ही हैं। देखिए यहां पर और भी एक गंभीर बात ये है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोग सेहतमंद और हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, उस हिसाब से उनके जो उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये बहुत गंभीर बात है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे जो असंगठित क्षेत्र है, जहां पर हमारा पूरा श्रम बल है, मतलब करीब 90% हमारा जो श्रम बल है, जो लेबर फोर्स है, वो असंगठित क्षेत्र में है, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल लेबर। इनफॉर्मल जो ये क्षेत्र है, उसका जो योगदान है हमारी जीडीपी में, वो पहले 50% से ज्यादा था, अब वो गिरकर 20% से कम हो चुका है। ये एसबीआई के डेटा है, ये कोई प्राइवेट कंपनी के भी डेटा नहीं, मैं तो सरकार के डेटा बोलूंगा। सीएमआई के डेटा एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि कभी कभी वो विवादित होते हैं, कभी वो स्वीकार करते हैं, नहीं करते, तो मैं तो सरकार के डेटा ही कोट करता हूं। अब देखिए जो महंगाई दर है, जो 7% से ज्यादा हो चुका है, वो तो सरकार का डेटा है, वो तो आरबीआई ने रिलीज किया, ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफिस ने रिलीज किया। इसमें तो कोई विवाद है नहीं। तो महंगाई तो बढ़ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ मंदी है, एक तरफ सप्लाई शॉक है, एक तरफ डिमांड शॉक है। मतलब क्या हालात है ये हमारी जो बिल्कुल। और हम ये जानते हैं कि मुल्क की तरक्की और मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के कंधों पर मुनहसिर है। अगर नौजवानों के हाथ में जॉब नहीं रहेगी तो मुल्क का मुस्तकबिल और माशी हालत बहुत तारीक हो सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना जवाब रखें। श्रीनिवास साहब, जब इतने सारे लोग नौजवान उम्मीद ही छोड़ दें कि उन्हें जॉब ही अच्छी नहीं मिलेगी, अब क्या, इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, अब क्या ही करना है, छोटे मोटे काम वो कर लेते हैं, तो फिर तो ये मुस्तकबिल हिंदुस्तान का बड़ा तारीख है। सना साहिबा, इसमें क्योंकि 1-2 करोड़ नहीं, 45 करोड़ ये मैं थोड़ा डिफर करूंगा। हाँ। ये बहुत सारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जब ये माइग्रेशन हुआ, क्योंकि मैं आपको छोटा सा, फिर से आप माइग्रेशन पर आ गए, उससे पहले की भी बात करिए, मैं कह रही हूँ। हाँ, मैं करूंगा, आईटी इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं आईटी इंडस्ट्री माइग्रेशन में भी बात करूंगा, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जब कोविड हुआ, पूरा आईटी इंडस्ट्री में लॉकडाउन था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अभी भी आज की तारीख में भी वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि लेकिन बेरोजगारी की सतह की अगर बात करें तो कोविड से पहले ही सबसे निचले सतह पर थी। 45 सालों का ये रिकॉर्ड था, हमने ये खबरें पढ़ी थी। देखिए वो मैं मानती हूं कि पैंडेमिक ने हम सबको परेशान किया है, लेबर तबके को, माइग्रेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान किया। उसकी वजह से कुछ कम होना चाहिए था ये आंकड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि ये तादाद कम होनी चाहिए थी? मुझे मेरी बात रखते दीजिए। हाँ, नहीं, अब रखिए। एक एग्जांपल, एक केस स्टडी देता हूं जी। देखिए, जब आप बोलते हैं कि बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, आस छोड़ दी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब उन्होंने जब मैंने आपको एक बोला था स्किल वर्सेस जॉब अवेलेबिलिटी, जो स्किल्स सूरत या अहमदाबाद में जो काम होता था, वो वर्कर्स जब वो जाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वापस और बंगाल, उनको उस प्रकार के स्किल्ड वाले जॉब्स नहीं मिलते। एग्रीड, वो स्किल मैपिंग वहां पे नहीं हुआ, वो वापस गए। जब सेकेंड वेव आया, वो उनको वापस आना पड़ा। ये आगे पीछे होने में उनको अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा मार झेलनी पड़ी, क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम था। मगर लेडीज का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, उसके कई सारे कारण हैं, जैसे इरेगुलर आवर्स, नाइट शिफ्ट, बहुत लॉन्ग आवर्स, आपका घर के पास ना होना, फैमिली प्रेशर, आपका मैरिज होने के बाद फैमिली से प्रेशर कि आप जॉब छोड़िए क्योंकि देयर इज नॉट सेफ। क्योंकि एज कंपेयर टू द मेल, वो कभी भी आदमी ट्रेन चढ़ के 100 किलोमीटर दूर तक जाएगा जॉब करने, मगर लेडीज का प्रॉब्लम होता है, दे कैन नॉट गो एंड स्ट्रगल, घर में भी स्ट्रगल होगा, जॉब में भी स्ट्रगल होगा, उनके अनुकूल उनको जॉब नहीं मिल रहा, दैट इज एग्रीड। वहां पे उनका लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। आईटी इंडस्ट्री में आपको मैं एक छोटा सा केस स्टडी देता हूं, जो अभी आपने मेरे को इंटरप्ट किया। आज की तारीख में अक्रॉस इंडिया मैक्सिमम जो लेबर फोर्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो लेडीज हैं। सेकंड,
यहाँ पे टेक्निकल मैन पावर की बहुत कमी हो रही है, यहाँ मिल नहीं रहे, और जो मैन पावर मिल रहे हैं उनके पास 4-4 जॉब के ऑफर्स हैं। अब ये बताइए, एक सेक्टर में तो आपको जॉब जनरेशन नहीं है, दूसरी नॉलेज बेस्ड जॉब सेक्टर में आपका भरमार है। यहाँ पे थोड़ा बैलेंस होने की मेरे हिसाब से एक बैलेंस होने की एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। द रीजन इज यहाँ पे जो कोविड की जो महामारी से जो भी जॉब आउटसोर्स हुआ है, पार्टी का ये कहना है सीधे तौर पर ये कि इस रिपोर्ट को कई जाविये से देखना चाहिए, क्योंकि कई पहलू हैं इसमें। एक पहलू उन्होंने ये गिनवाया कि माइग्रेंट्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये भी उसमें काउंट हुआ। दूसरा ये कि जो पार्टिसिपेशन खवातीन के हवाले से सामने आया इस रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा ख़राब है, कि वो लोग महिलाएं जो हैं वो जॉब के तलाश में सबसे ज़्यादा नहीं तलाशने में सबसे ज़्यादा आगे इस रिपोर्ट के मुताबिक दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये बता रहे हैं अंशुल अभिजीत साहब, श्रीनिवास साहब ने कहा कि इसकी वजूहात कई तरह की हैं, कि उन पे फोर्स होता है फैमिली का और जॉब सेटलमेंट का, साथ ही इलाके का, कई तरह की। तो इन तमाम चीज़ों को भी तो देखना चाहिए ना, जो वजूहात इन्होंने बताई। तो ये सब काउंट होकर ही CMI के इन आंकड़ों को दर्शाया गया है। नहीं, तो मैं देखिए, एक चीज से तो मैं उनकी जो माननीय तर्जुमान है श्रीनिवास जी, उनसे बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उस पर उन्होंने तवज्जो दिया ना। कैस्केडिंग इफेक्ट तो जरूर होता है, लेकिन किस चीज का कैस्केडिंग इफेक्ट, ये मैं जानना चाहता हूं। लगातार ये सरकार जो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाती जा रही है, मतलब 13 बार 2014 से लेके अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी मरकजी सरकार ने बढ़ाई। उसके बाद ये हुआ कि बढ़ाते बढ़ाते उसका कैस्केडिंग इफेक्ट और चीजों पे आया। सब चीजों पे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। देखिए, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जो गलतियां हैं उधर से भटकाने के लिए ये कहा था कि भाई ये जो रियासतें हैं इनको वैट कम करना चाहिए। अरे भाई, सबसे जिम्मेदारी तो मरकजी सरकार की होती है भाई, वही तो मासिक जो पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो तय करती है। डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसका विनाश हो गया, और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसके बाद जो रोल आउट ऑफ GST, उसका भी बहुत गंभीर असर पड़ा। और उसके पहले ही भी जो सरकार की नीतियां थी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आखिर रोजगार होता क्या है? सरकार को रोजगार देना पड़ता है। देखिए, ये डार्विनियन थ्योरी तो है नहीं। डार्विन ने कहा था कि जो सेहतमंद है, जो मजबूत है, वही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। रोजगार का जिनको रोजगार नहीं मिलता, इसका यह मतलब नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसका यह मतलब है कि सरकार नाकाबिल है, सरकार नहीं दे पा रही है। बिल्कुल। तो और जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये पटना के गंगा घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ बच्चे भर्ती नहीं निकलने की वजह से, जॉब की वजह से एग्जाम्स लिखने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से नौजवान जो तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो इंतजार में है, मुंतजिर है। तो ये कहना है इस पर टी श्रीनिवास साहब, अंशुल अभिजीत साहब का सीधे तौर पर कि बच्चे, नौजवान नाकामयाब नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें मुलाजिमत देने में नाकाम हो रही है। तो किसी हद तक तो सही बात है ना। सना साहब, मैं आ सकता हूं बीच में? जी, आपसे ही सवाल था। हाँ, सना साहब, मैं माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के उनसे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। हर बार जो आप बोलते हैं, जो जॉब जनरेशन है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का आप देखें जरा। आप मेरा सजेशन है, और मैंने डेटा के साथ बात करता हूं। जब आप एक तबका देखिए, सपोज आप इंजीनियरिंग का तबका देखिए, बहुत बड़े कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री ने बहुत बारी CII फोरम। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूंगी माफी के साथ श्रीनिवास साहब, अगर पूरे 5 साल 2017 से 2022 की अगर हम बात कर लें, तो कितने जॉब आप लोग दे पाए हैं?
इस हवाले से सरकार कुछ बता नहीं पाई है। तो आप लोगों को तो बता सकते हैं ना, जो सवाल आपसे करते हैं उनका मुंह बंद कर सकते हैं कि हमने इतने करोड़ और इतने लाख नौकरियां दी हिंदुस्तान के नौजवानों को। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, आप ईपीएफ डेटा निकाल के देखिए, आपको वहीं पता लग जाएगा। मेरे बोलने से ज्यादा आपको ईपीएफ डेटा में पता लग जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अभी जो ईपीएफ डेटा में देख रही थी, ईपीएफ डेटा की आपने बात की, ईपीएफ डेटा में देख रही थी कि कई सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जितने लोग इनरोल हुए थे वो बाहर निकल गए, तो इस पर भी हमें नजर रखनी है। देखिए मैं आपको वो थोड़ा इनरोल्ड हुए लेकिन बाहर गए, उस पर भी नजर रखनी है। कैपेबल तो हुए लेकिन फिर उसके बाद बाहर भी गए, तो इसका मतलब है उनकी जॉब छीनी होगी, जॉब से उन्होंने हाथ धोया होगा, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई होगी। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूं। जैसे आपको अगर ये डेटा देखती हैं जो ईपीएफ में जो आए हैं और बाहर गए हैं, आई एग्री विथ दैट पर्टिकुलर डेटा ऑल्सो कि आप जो बोल रही हैं कि इन्होंने जॉब खोया होगा, जिन्होंने अपने वापस नेटिव प्लेस गए हैं, ये थोड़ा ये डेटा का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। और ये ऊपर नीचे नहीं, बहुत फर्क है। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं भी आपको बताती। ये मेरी नजरों से गुजरा था, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें इसका जिक्र था जी। मगर एक चीज आप तवज्जो दें एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी अच्छा होता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत फल फूलता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं सर, एक सेकेंड। किसानों को उनकी उपज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, कीमत नहीं मिल पा रही, जितना वो चावल में लागत लगाते हैं उतनी उनको लागत नहीं मिल रही है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक बैकबोन जो किसान है उनको ही मजबूत आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसान के जरिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? उन्हें भी तो बूस्ट करना होगा ना सर। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में हमने जो लॉस लेके आए थे, वो जो एजिटेशन चला था, हाँ। वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे गवर्नमेंट ने सब उससे माना, फिर भी उन्होंने आगे किया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस उनके जो थे। योगेंद्र यादव जी जो उन्होंने ऊपर उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ऊपरली बोला ये तो पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया गया है, लेकिन मुलाजिमत तो कम हो रही है वहां पे, मैक्सिमम हो रहा है। ये बात एक्सेप्ट करते हैं आप या नहीं कर रहे? वहां पे हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं श्रीनिवास साहब? देखिए मैं आपको एक चीज तो मैं ज्यादा डीपली बहुत देर तक नहीं सुन सकती। अंशुल अभिजीत का भी कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम भी करूंगी। बेरोजगारी है वो कोविड की वजह से हमको बहुत बड़ा हमें धक्का लगा। ठीक है, तो कोविड एक बेरोजगारी की बड़ी वजह मान रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अंशुल अभिजीत साहब। नहीं देखिए, मुझे श्रीनिवास जी से कोई निजी शिकायत तो है नहीं, बड़ी अदब से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो सरकार के आंकड़े हैं उससे पहले ही ये बताता है कि हमारी जो माशी हालात थे वो कोविड से पहले ही बहुत खराब थे, और इसकी वजह सरकार की नीतियां थी। जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को। जो इंडस्ट्रीज जो रोजगार देती हैं, उन्होंने कभी वहां पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को वहां पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और उनकी ये वजह है कि बेरोजगारी बढ़ती गई हाँ। और ऐसे हालात आ गए कि लोग इतने अब निराश हो गए, इतने मायूस हैं, उम्मीद बिल्कुल खो बैठे हैं। वो कहते हैं ना गालिब कि हाँ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, बस वही ये हालात है आगे जी। तो इसी शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी कि जो नौजवान उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनकी उम्मीद को जगाने की कोशिश सरकार को एक बार फिर से करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों खास मेहमानों का इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।